नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। चलिए तो आज हम एक नया सेशन ईबीएस का आपको बताने वाले, ठीक है। इसमें हम 9 जनवरी 2022 को 23 को पेपर हुआ था उसको देखने वाले हैं, 9 जनवरी का। चलो इतना आ गया। अब यहाँ देखो, ये आपको रामबाण पीडीएफ बार बार बोला जा, अभी मात्र आपको 49 रुपये में मिलेगी। कितने में? ये रामबाण पीडीएफ आपको 49 में। उसके अलावा कुछ टाइम बाद इसका प्राइस 99 होने वाली है, तो आप ले सकते हो। इसमें आपको थ्योरी और 800 क्वेश्चन वगैरह मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको 99 रुपये में 30 टेस्ट भी मिल रहे हैं, तो इनको भी आप लोग ले सकते हो। चलो इतना हो गया। आपको और अच्छी तैयारी करनी है, आपको 130 प्लस नंबर लाना है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलो इतना आ गया। अब यहाँ ध्यान से सुनना। चलो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ क्या है, तो ये पेपर कब का है अपना, तो याद रखना ये है आपका 9 जनवरी 9 जनवरी और 2023 में जो आपका सीटेट ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 15 पेडागोजी और 15 कंटेंट, ठीक है। अब आपको बताना है क्या, पहला क्वेश्चन देखो, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, मतलब भारत की राजधानी के सापेक्ष बताना आपको। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बताना है और जयपुर की राजधानी की दिशा में बताना है। तो यहाँ थोड़ा मैपिंग में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो यहां देखो, तो यहां पर देखो थोड़ा सा बना दिया। चलो यहां पर है, ये दिल्ली हो गया, ठीक है। यहां पर है जयपुर हो गया, यहां पर है आपका यूपी, ठीक है। तो ये है आपका, तो देखो ये हो गया आपका लखनऊ, यहां पर यहाँ लखनऊ होगा, यहां होगा आपका जयपुर। तो आपको ये कौन सी दिशा होगी बीच में, ये दक्षिण हो जाएगा और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका पूरब हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो क्या बताना है, दिल्ली, दिल्ली यहां पर है, तो दिल्ली के सापेक्ष बताना है इनकी। तो पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, लखनऊ, तो ये कहाँ है, दक्षिण पूर्व में, तो आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और राजधानी और राजस्थान क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद बताओ नेक्स्ट। देखो, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है। तो आप लोग बताएं यहाँ पर क्या, तो जो कि एक व्यंजन है और बना है, तो कोई बताएगा भरली वांगी क्या है। सादा दाल का दम स्टू होता है, ताजी पोमा फेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन होता है, आलू फूल गोभी तना टमाटर की करी होती है। तो इसका सही आंसर बताओ। बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा छोटे छोटे भरवा बैगन से जो बनता है उसी को बोलते भरली, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी फेमस है। बोरा चावल कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बताया था ना। महाराष्ट्र बोरा चावल असम में खाया जाता है, चिपचिपा रहता है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कचनार की सब्जी, कचनार की कहां पर है, यूपी में, ठीक है। और इसके बाद केले के फूलों की कहां पर है, ये केरल में हो गया, ठीक है। लिंगुफेन जो सांप की सब्जी होती है वो हांगकांग में होता है, ठीक है। तो ये दाल बाटी आपका ये हो गया, ठीक है। इतना आगे छोले भटूरे पंजाब में हो, तो इनके बारे में क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। चलो इसका आंसर बताओ। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों के, तो आपको बताना पक्षियों के विभिन्न रंगों के आकारों के माप के होते हैं। इनके पंख उड़ने में सहायता करते तथा और क्या होगा, उड़ने में सहायता करते, और इसके अलावा भोजन खाने में सहायता नहीं करते हैं, चलने में भी नहीं करते हैं। तो उनको गर्म रखने और जल साफ बनाते हैं। ये क्या करते हैं, उनको उड़ने में सहायता देते हैं और गर्म रखते हैं उनके शरीर को। क्या हो जाएगा, बी और डी। तो बी ऑप्शन होगा इसका। क्या होगा सही आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बता। जो देखो, अब पशु जो रहते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहां देखो ना, एक होते हैं क्या, अंडायुज, और एक होते हैं जरायुज। जरायुज ये क्या करते हैं, जरायुज ये बच्चों को जन्म देते हैं और ये अंडे देते हैं, ठीक है। इनके कान जो होते हैं, इनके कान क्या होते हैं, आंतरिक कान होते हैं, ठीक है। और इन पर बाल नहीं पाए जाते हैं। इनमें बाहरी कान होते हैं जो बच्चों को जन्म दे, और इनमें क्या होते हैं, बाल होते हैं इनके शरीर पर। तो यही बताना आपको। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित में से विशेषताएं होती हैं। उनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, गलत हो जाएगा। उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है।
क्या होगा, बी होगा। उनके आंतरिक अंधर कान होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, और साथ में शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उनके बाहरी कान होते हैं, गलत होगा। शरीर पर बाल होते हैं, भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, बी। और जो अंडायुज, इनको बोलते हैं अंडायुज, जरायुज जो बच्चों को जन्म देते हैं, इनके कान बाहर होते हैं, और आपके और जे इनके शरीर पर बहुत सारे बाल वगैरह हैं, जैसे मनुष्य को देखा होगा अपने, गाय भैंस बकरी इन सभी को। चलो इतना आगे समझ। देखो, उस पहली भारतीय महिला का नाम बता जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। ठीक है, तो आपको पता है एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट कहां पर है आपका, ये हिमालय में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा, सागर माथा। और तिब्बत में बोलते हैं चोमयांगलुंग, चोमयांगलुंग, चोमयांगलुंग बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 88 48.86 लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार। ठीक है, इस पर चढ़ने वाली जिन्हें कदम रखा था, तो ये थी एशिया की पहली महिला, एशिया की पहली महिला थी, वह विश्व की 5वीं महिला थी, और जिनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तरांचल के, उत्तरांचल जो उत्तर पे उत्तराखंड है, उत्तरकाशी में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था 1984 में, ठीक है, लगभग 1 बजे कदम रखा था। तो ये कौन थी, तो बताओ क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सही आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो जी है आपकी कौन है, तो ये बछेंद्री पाल। ठीक है, 1984 में गई थी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स कहाँ है, अंतरिक्ष में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की दूसरी महिला थी। ठीक है, इनका जो जन्म, इनका संबंध है अहमदाबाद, जो है कहां पर है, अहमदाबाद गुजरात से इनका रिलेशन है। सूर्यमणि, दीदी सूर्यमणि बताया था, ये झारखंड की हैं। इन्होंने तुरंग नाम की संस्था का गठन किया था, जिसको कुड़ुक भाषा में बोलते जंगल। ठीक है, और कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी, ये आंध्र प्रदेश की थी, और ये इन्होंने क्या है, ये क्या है, वेट लिफ्टर, भार तोलन, ये वजन से उठाती हैं। ठीक है, 130 किलो तक उठा सकती हैं। इन्होंने 29 मेडल भी जीते हैं, और एक कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला थी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो इतना आगे समझो, इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के बारे में क्या बोलते हैं सही हैं। तो आपको पता होगा ये मणिपुर जे वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये मिजोरम हो गया, ये मणिपुर। तो यहाँ पर क्या है कथन सही, बताना है कौन सा कथन सही। ठीक है, मणिपुर का जेवरों का देश होता है, या लावड़ी, लावणी लावड़ी मणिपुर का लोक नृत्य, ही गलत होगा क्योंकि ये महाराष्ट्र का है लावड़ी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लोकटक ताल जन फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए है। हाँ, फुमदी यहाँ पर घास पाई जाती है, तो यहाँ लोकटक ताल है। यहाँ पर कौन सी है, लोकटक ताल या झील। इसी पर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, केबुल लामजाओ जाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो वो तैरता है, तो ये भी सही है आपका। और मणिपुर बांस के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ, यहाँ बांस सबसे ज्यादा होता है। तो क्या होगा सही आंसर, ए, सी और डी, ए, सी, डी। ठीक है, यहाँ लोकटक झील है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये लावणी महाराष्ट्र, मणिपुर का नहीं है, कहाँ है, महाराष्ट्र का है। चलो इतना आ गया समझ। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, कार्य एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं, यश कमाने के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए, अपनों को, अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। कोई बताएगा काम क्यों करते हैं हम, यश कमाने के लिए नहीं होता है, मनोरंजन के लिए नहीं होगा। तो इसका आंसर बता जल्दी से, क्या होगा, कार्य क्यों करते हैं बताओ। सही है, बिल्कुल सही बता रहा है आंसर। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या बोला आपने, एकदम शानदार। देखो, तो क्या करते हैं, तो सी होगा इसका। तो हम काम क्यों करते हैं, अपनों और अन्य लोगों को सहारा व भरण पोषण के लिए, ताकि हमारा जीवन अच्छा हो सके, हम कुछ जीवन में अच्छा करें, पैसे कमाए, जिससे हमारा भरण पोषण और अन्य लोगों की भी सहायता कर सके।
तो केवल क्या होगा, सी होगा। सी आंसर है इसका, क्या होगा, केवल सी। चलो इसका आंसर बताओ। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन सही है, तो इनका झुंड हमेशा 2 या अधिक हाथियों से होते हैं, नर होते हैं, गलत है। क्योंकि इनके झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं, हथनी होती हैं, और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 14 से 15 वर्ष के बच्चे विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं, विभिन्न नहीं खाते, सिर्फ पत्तियां खाते हैं, एक दिन में कम से कम 100 kg पत्तियां खाते हैं, ठीक है। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, गलत है। हाथी से बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं, तो नर नहीं होते हैं, मादा रहती हैं, और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ठीक है। नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 की आयु तक रहते हैं, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, तो हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। तो इसका आंसर बता दीजिए, नर हाथी झुंड के साथ क्या होगा, इसका आंसर बता जल्दी से, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, सी बोल रहे कुछ लोग, इसके भी नहीं है क्या, ऑप्शन में नहीं दिए क्या, चलो इसमें ऑप्शन नहीं दिया शायद, ठीक है। तो याद रखना ये सारे ही कथन क्या हैं, गलत हैं। नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, नर हाथी झुंड के साथ, बिल्कुल सही है। तो नर हाथी किसके साथ, झुंड के साथ, जो 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं, और साथ में मादा रहती है, इनके साथ कौन रहती है, नेतृत्व बुजुर्ग हथनी रहती है, तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका बताओ। तो आपको गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया है, इस दाहिने ओर पैमाना छपा है, इसमें क्या है आपका 1 सेंटी बराबर दिया है 110 मीटर, ठीक है। उसने बोला है फतेह दरवाजा है, क्या सा है, फतेह दरवाजा, और एक है पंचेरू दरवाजा, तो इनके बीच की जो दूरी है कितनी दी है, 15.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको वास्तविक दूरी बताना है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 15। तो इनको क्या करना है आपको, इनको, और आपको दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110, तो 115.2 गुणे 110 का गुणा कर दोगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 2 55 से 56 57 की 7 हाथ चले जाएंगे 5 11 और 5 कितना होता है 1672 आ जाएगा। फिर क्या करना तुम्हें, तो एक अब किलोमीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर बराबर, ठीक है, तो 1000 मीटर होता है, कितना होता है 1000 मीटर, या इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1/1000 से भाग दोगे, तो इसमें भाग दोगे 1000 से, तो क्या आ जाएगा, 3 0 है तो 0.3 अंक पहले खिसक जाएगा, तो इसका आएगा 1.672 किलोमीटर आ जाएगी उनके बीच की दूरी, 1.672, क्या होगा इसका, सी आंसर होगा, ठीक है। तो जी आपको सी आंसर याद रखना। चलो इतना आ गया समझ में। चलो इसका आंसर बताओ। सोना की सहेली, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है, क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है, तो कोई बताएगा मिजोरम में, तो खासी, असमी या सब में होते हैं, गारो खासी, ये मेघालय में, ठीक है। अंग्रेजी नहीं होता है, माओ बंगाली, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ मिजोरम में बोली जाए मिजो, लुसी और कुकी, मिजो, लुसी और कुकी, ये भाषाएं तुम्हारी कहाँ की हैं, मिजोरम की हैं, इसलिए वो हिंदी नहीं बोल पाती है। चलो बी होगा इसका आंसर, क्या होगा, बी। इसका आंसर होता पेट्रोल और तथा कोयलों को आवागमन के स्रोत बोला जाता है। ऊर्जा के स्रोत 2 होते हैं, देखो ऊर्जा के स्रोत कितने होते हैं, 2। एक होते हैं नवीनीकरण, नवीनीकरण बोलते हैं इनको, जो फिर से प्राप्त हो जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं नवीनीकरण। इनको गैर परंपरागत बोलते हैं, परंपरागत, इनको वैकल्पिक भी बोलते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। एक होते हैं आपके अनवीनीकरण, अनवीनीकरण, इन्हीं को परंपरागत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परंपरागत, ठीक है। तो ये होते हैं नवीनीकरण, ऐसे स्रोत होते हैं जो एक बार यूज करने पर दोबारा कर लेते हैं, इनसे वायुमंडल प्रदूषण कम होता है, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा हुआ, ठीक है, पवन ऊर्जा वगैरह, और जौलीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं, जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं,
जो क्या होते हैं, जिनको दोबारा उत्पन्न करने में कई साल लग जाते हैं। इसमें पेट्रोल आता है, डीजल आता है, एलपीजी वगैरह हो गया, ठीक है, उसके बाद केरोसिन वगैरह हो गया, ठीक है, जो आते हैं तो अनावरणीकरण कहलाते हैं, क्योंकि प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये तो फैलाते हैं। अनावरणीकरण कहलाता है। पेट्रोलियम महंगे होते हैं प्रभावी आसवन के द्वारा, क्योंकि बनने में क्या करते हैं, कई साल लगाते हैं। इनमें क्या होते हैं, बनने में कई साल लगते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अनमीनीकरण। ठीक है, चलो इतना आगे समझ में, तो जी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इतना आ गया। तो ये होगा क्या, बनने में क्या होते कई साल लगते हैं, तो जी भी आपको याद रखना है इसके साथ साथ। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, आपको पता है पर्वतारोही आपके साथ जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पर या कोई चोटी वगैरह पर चढ़ते हैं, तो वे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। क्यों, खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। ये गलत होगा। अपने को गर्म रखने के लिए, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर सांस लेने के लिए, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, आपको क्या होती है, जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो 16 या 17 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन कम होने लगती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि कम होने लगती है ऊपर, और कम होगी तो हमारा दम घुटेगा। ठीक है, क्या होगा इसका, सी आंसर होगा। चलो इसका आंसर बताओ। अरब सागर के तटवर्ती भारतीय तटवर्ती राज्य बताओ जो अरब सागर में है। तो आपको पता है तटवर्ती राज्य कितने हैं भारत में, तटवर्ती जो तट के किनारे हैं 9 हैं। ये पूर्वी यहाँ पर अरब सागर हो गया, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर में कौन कौन सा है, गुजरात है, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र आएगा, ठीक है, इसके बाद आएगा आपका यहाँ गोवा हो गया, और ये कर्नाटक हो गया, ठीक है, और ये केरल हो गया। ये होते आपके अरब सागर में। यहाँ पर होता आपका तमिलनाडु, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, और तमिलनाडु के बाद हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, और होगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये है। तो उसने बोला अरब सागर में, अरब सागर में कौन है, तो ये आपका कर्नाटक, ये तमिलनाडु गलत हो जाएगा क्योंकि बंगाल की, अरब सागर गलत हो जाएगा, तो महाराष्ट्र ये भी गलत हो जाएगा, गोवा भी गलत हो जाएगा, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। अरब सागर के 3 भारतीय राज्य बताओ। अरब सागर में कहाँ है, तो देखो ये आपका कर्नाटक भी आ जाएगा, तमिलनाडु नहीं आएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक और पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी भी देखते हैं। ठीक है, चलो ये नहीं, गोवा, महाराष्ट्र और केरल, तेलंगाना तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये उस तरफ आ जाएगा, तो ये है सही। गोवा है, महाराष्ट्र और केरल, गोवा आएगा, महाराष्ट्र और केरल, तो ये आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में पूछे तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगना सिर पर 709 पीतल के घड़ों को संभालती हैं। 7 से 9 पीतल के घड़े रखती हैं। उसमें क्या होता है, घूंघट वाली महिला, तो वो कौन सा नृत्य होता है, तो इसको बोलते हैं, कोई बताएगा, ये होता है भवाई नृत्य होता है, ये राजस्थान में होता है। ये कथक कहाँ का है, जो उत्तर भारत का है, ठीक है, जैसे यूपी वगैरह में। ये कालबेलिया भी राजस्थान का है, और जी तेरह भी राजस्थान। और कालबेलिया लोग सांपों को क्या करते हैं, पालते वगैरह हैं। ठीक है, रोशन नाथ जी एक प्रसिद्ध कालबेलिया थे, तो कौन सा होता है, ये भवाई नृत्य होता है। ठीक है, चलो इसका बताओ। मधुबनी एक प्रसिद्ध, आपको पता है मधुबनी वगैरह ये कहाँ पर है, बिहार के मधुबनी जिला में फेमस है। ये चित्रकला है, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्दी वगैरह हो गया, पत्तियों का रंग। ठीक है, इससे मनुष्य और जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं, और चावल के घोल से बनाए जाते हैं मनुष्य और जानवर वगैरह। तो ये क्या है, राजस्थान में झील है, बिहार की सोल है, आंध्र प्रदेश में बुनी हुई है। बिहार की एक प्रकार की लोक चित्रकला है। ठीक है, और बिहार का एक स्थान भी है आपका मधुबनी, तो क्या होगा, डी और ई। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना, जैसे फुलवारी ये कहाँ की है, तो ये पंजाब की है फेमस। कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, कलमकारी है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, पट्टचित्र कहाँ की है, उड़ीसा की,
उड़ीसा हो गया, ठीक है। फाड़ कहाँ की है, ये फाड़ है आपका राजस्थान की। तो ऐसी चित्रकला है अलग अलग, ठीक है। तो जी आपको याद रखना, इसका होगा डी और ई। चलो इसका आंसर बताओ जी। आपको फिर से बोला जा रहा है बार बार, तो ये आपको सिर्फ मात्र 20 टेस्ट कितने के मिल रहे हैं आपको, 130 नंबर आएंगे 99 के, ठीक है। तो इसको लेकर आप लगाओगे तो आपको पता चला यकीनन कि कितनी आपने पढ़ लिया है अभी तक, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है तुम्हारा आपका सीटेट। इस बार आप सीटेट पार करके आओगे। अब इसको पढ़ो, देखो। शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियां को गोटियां खेलने तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया। मतलब यहाँ पर लैंगिक जो क्या पूर्वाग्रह है, लैंगिक रूढ़िवादिता उसकी बात की गई है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रही हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। तो अट्ठा चंगा होते हैं ना गोटियां वगैरह। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य बताओ। तो इसमें क्या है, क्या सम्मिलित है। तो इसमें देखो उसने क्या उच्च स्तरीय आलोचनात्मक चिंतन सोच विकसित है उसके अंदर, तभी तो उसने सोचा है, ठीक है। और प्रति संवेदना विकसित करना नहीं होता है, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित की उसने। और यह जैविक और जीवित घटनाओं के मध्य परस्पर आश्रित तो अंतर्क्रिया करने वाला क्षेत्र है। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान और सामाजिक पूर्व तैयारी है, पूर्व नहीं है, ये गलत होगा। तो जी होगा जैविक वाला होगा। तो क्या होगा इसका ए और बी और डी, ए बी डी। तो आपका सी ऑप्शन होगा सही होगा, ए बी डी, ठीक है। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। चलो इतना आ गया समझ, तो ये आपको याद रखना है। चलो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो क्योंकि उसने चिंतन वगैरह किया है तभी वो ऐसा बोला। चलो इसका बताओ आंसर, ये पेडागोजी है, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा, देखो क्या है। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतु में पिछता, मतलब ऋतुओं के बारे में पढ़ा रहे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्र युक्ति है, मतलब इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा आप ऋतुओं को शीत ऋतु वर्षा ऋतु के बारे में समझा सकते हैं। तो संपित्य ऋतु में समझाने चार्ट और पुस्तकों का उपयोग नहीं करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें अपन को प्रैक्टिकल कराना है बच्चों। संपट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग करना भी गलत होगा, हो सकता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करना गलत होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऋतुओं के विषय में पहले तो रुचि का विकास करना बच्चों में, ताकि वो इंटरेस्टेड हों। और भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भ स्थानीय साहित्य का उपयोग करना है कि हम कौन से वस्त्र किस मौसम में पहनते हैं, कौन सा भोजन कब करते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा। क्या होगा, डी आंसर। निम्नलिखित में से आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या। आकलन हम करते हैं ना बच्चों का रचनात्मक, जैसे समय समय पर करते हैं, उनको टेस्ट लेते हैं, उनके पूछते हैं क्वेश्चन ताकि उनकी जो बाधा है वो दूर हो सके। तो उनके बताना आकलन के संबंध में सही व्याख्या करता है। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो हाँ सतत चलता रहता है, बताया था ना। और नहीं आता है के बारे में अवगत, उन्हें क्या उपलब्धि स्तर और उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है, ये गलत है, नहीं आता नहीं होता। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करता है, ये भी सही होगा। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति अनुभवों के बारे में अवगत कराता है, तो ये भी सही है। क्या होगा इसका, ACD आंसर होगा, ACD, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका, ACD, ठीक है। क्या होगा इसका, सी ऑप्शन होगा। चलो इतना आगे समझो। इसके बाद देखो नेक्स्ट, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बोलती इमारतें एक चैप्टर है आपका NCERT में, उसमें आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि उपयुक्त होती है जिससे बच्चे आसानी से सीखेंगे। ऐतिहासिक संबंधित आभासी शेयर ऑनलाइन खेल खिलाना भी गलत हो जाएगा। ऐतिहासिक परिचित गठन करना और बनाना गलत हो जाएगा। इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए तो सही होगा क्या, आपको स्थानीय जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, आपके मंदिर वगैरह होते हैं, किले वगैरह होते हैं, तो वहां पर ले जाना है, उनका भ्रमण करना है, और उसके बाद तुम्हें चर्चा भी करनी है कक्षा में कि आपने क्या क्या सीखा है। तो क्या होगा इसका, सी आंसर होगा, ठीक है। इतना आगे समझ। चलो नेक्स्ट बताओ।
अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। अब अध्यापक क्या कर रहा है, विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने के लिए कहते हैं, चींटी का। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, चींटी के 4 पैर बनाते हैं, और कुछ क्या करते हैं 6, कुछ 8 बनाते हैं। तो बताओ अध्यापक को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, कोई बताएगा? ठीक है, तो यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं और 4, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों को 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और 8 वाले गलत हैं, तो ये भी गलत होगा। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने का, ये नहीं होगा। उनको क्या करना, आपको आवाज़ित लेंस देकर, आवाज़ित मतलब जिससे छोटी वस्तुएं बड़ी दिखती हैं, वो लेंस देना है। उसके बाद पैरों की संख्या क्या है देखने के लिए कहना है बच्चों को, कि आपको खुद देखना है कि कितने पैर होते हैं लेंस के द्वारा। ठीक है, तो इससे बच्चे अधिकतर सही से समझेंगे। क्या होगा इसका, डी आंसर। चलो इतना हो गया, इसका आंसर बताओ। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संपित्य समझाना है। मतलब अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में कि क्या क्या होता है वहां पर, उनका कॉन्सेप्ट प्रस्तावित करना है। इसलिए आप कौन से पाठ्यक्रम करेंगे, तो बताओ क्या करोगे इनमें से। विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा, गलत होगा, ये नहीं समझे। अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्या दीजिए, भाषण नहीं देना है। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए, उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। बिल्कुल सही है, सी होगा। कि आपको क्या करना है, जो भी अंतरिक्ष में गए थे, आपके राकेश शर्मा हो गए, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इनकी कहानी सुनाना है, उनके अनुभव बताना है कि उन्होंने कैसा फील किया है। तो इससे बच्चे क्या है, आसानी से समझेंगे। ठीक है, देखो अब क्या है, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों होते हैं? तो कुछ पैकेट होते हैं हरे, और जबकि कुछ भोजन पर लाल गोले होते हैं। तो देखा होगा, तो क्या होता है, अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी, मतलब जो हरा रंग है वो शाकाहारी के लिए डिनोट होता है, और लाल मांसाहारी खाने को सूचित करता है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा कि एक तरफ तुम शाकाहारी बनाओ और दूसरी तरफ क्या करना, तुम्हें मांसाहारी बनाना है। तो बताओ इसके लिए बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे बताओ? तो क्या देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि नहीं, कौन पर लाल है कौन पर हरा है, फिर उनको अलग अलग करेंगे। तो क्या होगा, ए और डी होगा। ठीक है, ए और डी आंसर होगा। चलो इसका आंसर बताओ। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से करवाना है। मतलब आपको क्या करना है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को समझाना है विद्यार्थियों को। तो आप इनमें से क्या करोगे बताओ, कौन सा इनमें से जो तरीका अपनाओगे? चैनल को देखने के लिए कहना, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को घर समाचार पत्रों को ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, ये नहीं होगा। कक्षा से संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे, उनको साझा भी करेंगे, हो सकता है। घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने, माता पिता से बात करेंगे, ये गलत हुआ। सही आंसर क्या होगा, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे, कक्षा से संबंधित लेख वगैरह उनकी साझा भी करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो इससे बच्चों क्या करना, आपको कक्षा में उन पर चर्चा करनी है, जो भी मुद्दे वगैरह है। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। चलो इसका बताओ। जोन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की, मतलब अपने हाथों से जंतुओं की क्या करता, पहचान बना रहा है। ऐसे जैसे बनाते ना कोई, ऐसे कौवे बना लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो ऐसे बना रहता है। और वह विद्यार्थियों से अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इसका बताओ, इसका क्या करेंगे बताओ, कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले अनुमान लगाएंगे बच्चे, फिर उसका अवलोकन करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, वर्णन तो करना ही नहीं है उनको, अनुमान लगाया, फिर यार ऐसा कैसे होता है, फिर उसका अवलोकन किया और फिर क्या किया, उसका निष्कर्ष निकाला। मतलब ए, बी और डी सही आंसर होगा। क्या होगा, ए, बी, सी। तो इसका बी आंसर सही होगा। क्या होगा, बी आंसर एकदम करेक्ट होगा। इसका बताओ, पर्यावरण में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित से, तो आपको पता है, तो 1 और 2 में तो ईबीएस अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये गणित तो उसके रूप में पढ़ाया जाता है। 3 और 4 और 5 में
कैसे पढ़ाया जाता है? एक करके। एक ही कैसे मतलब होता है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और पर्यावरण को एक करके पढ़ाना, सभी को एक साथ पढ़ाना, क्योंकि बच्चा एक रूम में देखता है। तो क्या होता है इसका मतलब? अध्ययन पूरी जानकारी देना, एक गलत होगा क्योंकि पर्यावरण भी है। सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण की भी गलत होगा। विज्ञान पर्यावरण, क्योंकि इसमें आता है विज्ञान, आता है आपका अध्ययन, पर्यावरण, शिक्षण, तीन आते हैं आपके, ठीक है। विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान हो गया सामाजिक अध्ययन, सामाजिक भी है यहाँ पर, ठीक है, इसमें जोड़ लेना डी। और पर्यावरण शिक्षा की पूरी जानकारी देना। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की पूरी जानकारी देना क्या होता है? एकीकृत होता है। चलो इतना आ गया। रिडी ने अध्यापक से पूछा पौधों के तने गोल क्यों होते हैं? मतलब गोला क्यों होते तने? चौकोर होना चाहिए, क्यों नहीं होते हैं? अध्यापक को क्या करना चाहिए बताओ? अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, तो ऐसा नहीं बोलना है। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है, ये नहीं होगा। अध्यापक को विद्यार्थियों के गोल आकार के होने के सोचने के बारे में कहना, और अध्यापक को बाग घूमने ले जाना है कि क्यों होता है ऐसा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी और डी होगा, सी और डी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? तो बताओ इनमें से कौन सी विधि है जिसके द्वारा आप पर्यावरण को एकदम सही तरीके से सीख सकते हो? चौक और टॉक विधि होगी, व्याख्या नहीं होगा, भाषण नहीं देना है। तो बताओ इसका आंसर। तो भूमिका निर्वाहन करना है आपको, बच्चे को उसमें उसको भूमिका दे देना किसी की, और कहानी भी सुनाना है, ठीक है। तो क्या होगा? सी और डी, ये आंसर ये सबसे कारगर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको बताना है सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है कि सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।